एबीपी न्यूज की टीम पहुंच गई है उस शहर में जहां से होकर राजस्थान की सत्ता का रास्ता जाता है। नमस्कार, मैं वीरेश पांडे आ गया हूं तेजाजी महाराज की पवित्र जन्मभूमि नागौर के खरनाल में। शिव अवतारी तेजाजी महाराज जाटों और किसानों के लोक देवता हैं। ये वो धरती है जहां से पंडित नेहरू ने देश में पंचायती राज की शुरुआत की थी। वैसे तो नागौर देश भर में जाटों की राजधानी के तौर पर जानी जाती है और इस बार भी राजस्थान विधानसभा चुनाव में जाट सबसे बड़े फैक्टर है। वैसे तो नागौर राजस्थान के मारवाड़ रीजन में पड़ता है, लेकिन पुराने नागौर जिले की सीमाएं मेवाड़, ढूंढाड़ और शेखावटी रीजन से सटी हुई, इसीलिए नागौर को राजस्थान की सत्ता का सेंटर पॉइंट माना जाता है। मारवाड़ रीजन में विधानसभा की 61 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को 29, बीजेपी को 24 और अन्य को 8 सीटें मिली थी। राजस्थान के सेंटर पॉइंट की पहचान सूबे में जाटों की राजधानी के तौर पर होती है और नागौर से जाटों की जो हवा बहती है वो पूरे प्रदेश की सियासी किस्मत तय करती है। सालों से राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ बदली नजर आ रही है और इसके पीछे है जाटों और किसानों के ध्रुवीकरण से उभरती एक तीसरी पार्टी जो यहां पर किंग मेकर बनने की कोशिश में है। उसी तीसरे मोर्चे के जमीनी ताकत को तौलने हम राजस्थान के नागौर पहुंचे। इस तीसरी ताकत का नाम है आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वीरेश पांडे जब नागौर पहुंचे तो आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ मीटिंग कर रहे थे। हनुमान बेनीवाल प्रदेश में सियासत के हनुमान बनना चाहते हैं, इसीलिए इस बार न तो बीजेपी के साथ खड़े हैं और न ही कांग्रेस के। जाट वोटरों के दम पर हनुमान बेनीवाल सत्ता के बाजीगर बनने की चाहत रखते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार युवाओं का जो जोर है वो आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल की तरफ है। ऐसा आरएलपी के लोग दावा कर रहे हैं। जो युवा हैं वो किसके साथ हैं इस बार? बेनीवाल जी के साथ है सर, और अब की बार माहौल बेनीवाल जी के साथ है। सब कम से कम 50 सीटों से कम नहीं रहेगी राजस्थान में इस बार। हाँ, क्या भाई? बिल्कुल साहब, बेनीवाल के साथ है हम। अच्छा, दोनों पार्टियों से 70 साल में थक गए हैं। हाँ। अब की बार तीसरा ही फायदा उठाएगा। तीसरा मोर्चा जिंदाबाद है। तीसरा मोर्चा अब की बार राजस्थान में आके रहेगा। हाँ, क्या? बिल्कुल सही बात है आरएलपी की। हनुमान बेनीवाल की ताकत और जाटों का सियासी मूड समझने से पहले जाट वोटरों का अंकगणित समझ लीजिए। एबीपी न्यूज की रिसर्च टीम के मुताबिक राजस्थान में जाट समाज की आबादी करीब 12% है। राज्य की 55 से 60 विधानसभा सीटों पर जाटों का असर है। हर चुनाव में 10 से 15% जाट विधायक चुने जाते हैं। जाट समाज की सियासत करने वाले हनुमान बेनीवाल ने साल 2018 में अपनी पार्टी बनाई थी। हनुमान बेनीवाल 3 विधायक भी चुने गए थे। 2019 में बीजेपी के समर्थन से नागौर से सांसद बने, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बन गए हैं। राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल एक उभरते हुए चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं और तीसरे मोर्चे की कवायद में लगे हुए हैं और एक बड़ा तबका इनके साथ है। हनुमान जी, देखिए, हमने इसका नाम दिया सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता का संकल्प हम ले रहे हैं राजस्थान के अंदर, और जिस तरह आशीर्वाद मिल रहा है नौजवानों का, किसानों का, महिला मातृशक्ति का, आप देखिए कि बहुत बड़ा वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खाते में जाएगा। 4 करोड़ वोट पोल होंगे राजस्थान के अंदर। 85 लाख नए वोट डालेंगे जो पहली बार वोट करेंगे। और पिछला जो हमारा वोट था, हमने 20 दिन के अंदर पार्टी बनाने के 20 दिन 25 दिन बाद टिकट बांट के चुनाव थे। हम 57 सीट पर लड़े थे, लेकिन उपचुनाव जितने भी लड़े उसमें जबरदस्त सफलता आरएलपी पार्टी को मिली। लास्ट जो चुनाव था उसमें 50,000 के करीब वोट हमने बीजेपी के बराबर वोट लिए थे। एक कांग्रेस, एक बीजेपी जीती, एक आरएलपी, 6 कांग्रेस जीती थी उपचुनाव के अंदर। लेकिन ये वोट इस बार कोई बड़ी बात नहीं कि 1 करोड़ के आसपास चला जाए अकेले आरएलपी पार्टी को। और जो स्टेट की पार्टियां हैं, चाहे बीएसपी है, बीएपी है, बीटी, इनसे हम चाहेंगे गठबंधन के रास्ते खुले रहें। अगर होता है, नहीं होता तो हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे राजस्थान के अंदर। कांग्रेस बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं कर। राजस्थान आज जिस तरह बेरोजगारी, किसान आत्महत्याएं, बढ़ता अपराध, महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, बजरी माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, और जिस तरह के हालात राजस्थान के अंदर बन रहे हैं, लोग पंजाब का जो लुधियाना की फैक्ट्रियों में गंदा पानी आ रहा है
वो यहाँ तक हम पी रहे हैं गंदा पानी, जो नहर का पीने का पानी है, वहाँ लुधियाना की गंदी फैक्ट्रियों का वो डाला जाता है। ERCP, विशेष राज्य का दर्जा, किसान कृषि बिल, अग्निपथ, ये मोदी के खिलाफ और स्टेट के खिलाफ भ्रष्टाचार और गहलोत का ये बयान कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। तो लोग सारी बातें समझते हैं। इस बार लोग अपनी खुद की सरकार बनाना चाहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 25 में से जीते 8 सांसद जाट समाज के थे। लोकसभा चुनाव में जाटों ने एक तरफा बीजेपी का साथ दिया था, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। जाट किसान नौजवानों को अपने पक्ष में करने का दावा भले ही आरएलपी कर रही हो, लेकिन खुद उसके सुप्रीमो को उसके गढ़ में ही घेरने का काम राजस्थान के 2 राजनैतिक जाट घरानों की बेटियां मिर्धा और मदेरणा परिवार कर रही हैं। मिर्धा परिवार के सियासी वारिस ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और पार्टी ने उन्हें नागौर से टिकट भी दे दिया है। दूसरी ओर मदेरणा परिवार के सियासी वारिस दिव्या मदेरणा को भी कांग्रेस ने ओसियां से टिकट देकर फिर से मैदान में उतारा है। चुनावी व्यस्तता के बीच दिव्या मदेरणा से समय लेकर वीरेश पांडे ने जाट राजनीति के दबदबे को समझने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दिव्या मदेरणा जिंदाबाद, दिव्या मदेरणा जिंदाबाद। मैं इस वक्त जिस शख्सियत के साथ खड़ा हूं, उन्हें राजस्थान की शेरनी कहा जाता है। जी हां, दिव्या मदेरणा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे और आपके दर्शकों की भी। मैम, आपका एक नारा है और जाट में ये भी बहुत फेमस है कि झुके हुए जाट और टूटी हुई खाट पसंद नहीं आती। देखिए, ये उस चीज़ को प्रतीकात्मक करता है कि हम जब हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो समझौतों की डगर पर नहीं चलेंगे। जी। राजस्थान चुनाव में जाट किधर हैं? देखिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में बड़ी अपने आप को असहज महसूस करूंगी, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति को जो हल से खेती करता हो उसे किसान मानते हैं, और हम कभी किसी एक समुदाय के नाम से लेकर नहीं करते। हम मानते हैं कि 36 कौम जो खेती अपनी हल जोतता है वो किसान है, और बात आएगी किसान हकों की और किसान राजनीति की, और उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो शायद संशोधन के साथ आप मुझसे पूछ लें कि किसान कहाँ हैं। मुझे लगता है कि किसान मूलतः राजस्थान के अंदर, अगर आप राजस्थान का 75 साल का इतिहास देखें, 52 में यहाँ पर पहला चुनाव हुआ था और ये अब 16वीं विधानसभा का चुनाव होगा। मैं 15वीं विधानसभा में विधायक बनकर विधानसभा की सीढ़ियाँ चढ़ी, और 52 से लेकर 15वीं विधानसभा तक मेरे परिवार को, शायद मुझे नहीं लगता, दक्षिण का मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर उत्तरी भारत के अंदर कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसको 15 के 15 टिकट लगातार एक ही सिंबल के ऊपर मिले हों। तो हमारा परिप्रेक्ष्य के अंदर ये था कि जब आज़ादी के बाद से पहले मारवाड़ के अंदर किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय थी, उसको लेकर मेरे दादाजी संघर्ष करते थे किसान मारवाड़ सभा के अंदर। उसका विलय बाद में कांग्रेस हुआ। तो कांग्रेस का झुकाव हमेशा से किसानों का झुकाव, कांग्रेस के प्रति रहा है किसानों का झुकाव। आजादी के बाद से ही प्रदेश में जाट वोटरों पर मिर्धा और मदेरणा परिवार की पकड़ मानी जाती रही है, लेकिन हनुमान बेनीवाल का बढ़ता प्रभाव इन दोनों परिवारों के प्रभाव पर असर डाल सकता है। मैं तो जिस एरिया से आती हूँ वहाँ से तो वो जाट राजनीति का सेंटर माना जाता है, तो जो आवाज़ नागौर से उठती है वो पूरे राजस्थान में जाती है। अभी जब परिवर्तन यात्रा थी मेरी ज्वाइनिंग के बाद में, तो जो उत्साह और उमंग जो जाटों में मिली स्पेशली, उसको देख करके लगता है कि भाई रुझान बीजेपी की तरफ है। और कांग्रेस के अंदर जो जाट नेता हैं उनकी अनदेखी हुई है एक लंबे समय से, और मैं समय समय पर ये चीज़ बोलती भी आई हूँ। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को इस बारी अच्छा समर्थन मिलेगा जाट वोटर्स का। हनुमान बेनीवाल आप क्या फैक्टर, मतलब वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि समाज को अगर गलत दिशा में ले जाने का अगर किसी ने काम कर रहा है तो वो हनुमान बेनीवाल जी ने किया है। और उनकी जो राजनीति रही है वो कोई एक समाज को लेकर के अपन नहीं कह सकते, वो उनका एक पैटर्न है जिसके अंदर वो चाहे बीजेपी होती है चाहे कांग्रेस होती है, उसमें वो अपना फायदा देखते हैं और अपने विधायकों को भी वो इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जो उनके 2 विधायक जो कि रिजर्व्ड सीट से आते थे, उनको भी उन्होंने हथियार की तरह यूज कर रहे थे। कहीं धरना प्रदर्शन होता था तो उनको आगे भेजते थे, जो अपने भाई थे उनको नहीं भेजा करते। 2013 में राजस्थान में 31 जाट विधायक चुने गए थे। 2018 में यह आंकड़ा 37 का हो गया। जाट वोटर्स पर सियासी परिवार के दबदबे और नेताओं के दावे को जानने के बाद अब हमने वोटरों का मूड जानने की कोशिश की।
आजादी के बाद से राजस्थान चुनाव में जिस ओर किसान और जाट चलता है उस ओर जमाना चलता है, यानी सरकार उसी की बनती है। मैं इस वक्त नागौर के खरनाल गांव में हूं, जहां जाट बिरादरी हमारे साथ है, किसान बिरादरी हमारे साथ है, और इस राजस्थान विधानसभा चुनाव में ये बिरादरी किसके साथ जा रही है, इसका क्या रुख है, क्या हवा है, जानते हैं इन्हीं से। कहां जा रहा है माहौल? हमारे यहाँ तो आरएलपी का जोर है, हनुमान जी बेनीवाल का, और वैसे सभी है, आते सभी है। तेजा जी के हिसाब से तो हम तो सबका ही स्वागत करते हैं, फिर भी यहाँ मतलब खींवसर और नागौर क्षेत्र में आरएलपी का जोर है। आरएलपी का जोर, आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो हनुमान बेनीवाल हैं उसके अध्यक्ष हैं, सांसद हैं नागौर से, और तीसरे मोर्चे की कवायद में वो लगातार लगे हुए हैं। तीसरा मोर्चा सफल हो पाएगा? हो जाएगा तीसरा, सफल होगा। अरे ये तो अलग अलग सत्ता का काम है। ऊपर मोदी के साथ हैं। हाँ, ऊपर तो मोदी के साथ है। मोदी के साथ है ऊपर। यहाँ हनुमान के ऊपर मोदी के साथ है। अच्छा, क्या सुनाई पड़ रहा है यहाँ पे? हाँ, जनता जानना चाहती है क्या है माहौल? माहौल तो देखो, अभी राजस्थान के अंदर तीर से मोर्चे ने, पहले दो ही पार्टी थी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। इस बार इन्होंने रुख चेंज कर दिया है। जनता के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर भी ये माहौल है कि इस बार तीसरा मोर्चा अपनी उपस्थिति शानदार दर्ज कराएगा, और ये है, लगता ऐसा है कि तीसरे मोर्चे के बिना इस बार सरकार नहीं बनेगी। नागौर पर सियासी पकड़ मजबूत करने के इरादे से ही पिछले दिन अशोक गहलोत की सरकार ने जिले को 3 हिस्सों में बांट दिया था। पहले डीडवाना और अब कुचामन को अलग जिला बना दिया गया है। चुनाव पर इसका असर क्या होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ये नागौर की धरती है और यहीं से राजस्थान में पहली बार थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे की आवाज दी जा रही है। ये गूंज कहां तक सुनाई पड़ेगी, जानते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। ये बताइए, आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल पूरी तरीके से कह रहे हैं कि इस बार इतिहास बदलेगा और तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, हनुमान बेनीवाल जिस थाली में खाता है उसी के छेद करता है। हनुमान बेनीवाल सबसे पहले एमएलए बना तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर एमएलए बना, और एमपी बना तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही एमपी बनता। यहाँ पर तीसरा मोर्चा का कोई अस्तित्व भी नहीं है। आने वाले चुनाव में वो अपनी सीट बचा ले, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मिर्धा परिवार यानी ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आपको लगता है कि इस परिवार के आने से भाजपा का परचम लहराएगा और मिर्धा परिवार की वजह से भारतीय जनता पार्टी और बुलंदियों पर यहाँ पहुंचेगी और उसे वोट मिलेगा? जी जरूर। मिर्धा परिवार बहुत ही ऊंचा परिवार है, शुरू से ही इनका राजनीति में बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही फायदा होगा और आगे बहुत ही अपने पार्टी को मजबूती देगा। 2018 में नागौर के नतीजे की बात करें तो जिले की 10 में से 6 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। बीजेपी और आरएलपी को 2-2 सीटें मिली थी। आजादी के बाद जाट किसान कांग्रेस के कोर वोटर्स रहे हैं, लेकिन 1998 के बाद ये मिथक टूट गया और वो कभी भाजपा कभी कांग्रेस में आते जाते रहे। यही वजह है कि इस बार राजस्थान विधानसभा के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस जाटों को अपने तरफ करने की लगातार कोशिश कर रही है और वो दावा भी कर रही है कि जाट हमारे साथ है। लेकिन वो किसके साथ होंगे, ये आने वाला भविष्य और रिजल्ट बताएगा। प्रदेश की सियासत में लो प्रोफाइल जाट नेता की हैसियत रखने वाले बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया कहते हैं कि इस बार बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता। हमारे साथ डॉक्टर सतीश पुनिया जी हैं। पुनिया जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हमेशा से भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई राजस्थान में रही है, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल आरएलपी के जरिए कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी। देखिए, राजस्थान में ऐसे प्रयोग बहुत हुए हैं, लेकिन राजस्थान की जो राजनीति है वो दो ध्रुवों की है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच, खासतौर पर 90 के दशक के बाद में। उससे पहले जनता दल या जनता पार्टी के रूप में घटक होता था और धीरे धीरे जनता दल भारतीय जनता पार्टी में समाहित हुआ और भारतीय जनता पार्टी आज एक बड़ी फोर्स बनकर खड़ी हुई है। ऐसे प्रयोग पिछले 20 वर्षों में हुए, लेकिन कोई भी प्रयोग सफल नहीं हुआ। उससे पहले लोगों ने व्यक्तिगत पार्टियां भी बनाई, कोशिशें भी की, बाहर की पार्टियां आई, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ का जो मतदाता है उसकी जो सोच है वो नेशनल इश्यूज पर है, नेशनल पार्टियों पर है। जाटों का जोर जिस तरफ चलेगा, सत्ता की हवा उस तरफ चलेगी। उम्मीद है कि इस एपिसोड के जरिए प्रदेश की सियासत में जाटों की राजनीति को समझने में मदद मिली हो।
फिलहाल समीकरण उलझा हुआ है। 25 नवंबर को वोटिंग और फिर 3 दिसंबर के नतीजों से ही काफी कुछ साफ हो सकेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।